जन्म कुंडली कैसे देखें, लेकिन उससे पहले ये सवाल आता है कि क्या आपको जन्म कुंडली देखना कैसे है, इसकी ज़रूरत भी है। उसका जो जवाब है ना, एक छोटी सी कहानी से मैं बात शुरू करूंगा, उसके अंदर समाया हुआ है। एक किसान अपने खेत में खेती कर रहा था, हल चला रहा था, उसको एक चमकदार पत्थर मिला। अब वो चमकदार पत्थर जो था किसान को देखने में तो अच्छा लगा, लेकिन उस पत्थर की ना उसे पहचान, ना उसका उसे कोई यूज़, और उसको वो दे के आया पास वाली किराने की दुकान पे, ग्रॉसरी की दुकान पे। अब लाला जी को वो पत्थर था और अच्छा लगा। लाला जी के मन में एक बात समाई कि ये जो पत्थर है, ये लाला जी की दुकान में पड़ा, दिखने में अच्छा लगेगा, लाला जी की दुकान की शोभा बढ़ेगी। तो लाला जी ने उस पत्थर के बदले किसान को कुछ अनाज, कुछ दालें दे दी। अब किसान भी खुश। अब लाला जी ने वो जो था पत्थर दुकान पे बड़ा सजा के रखा, उसको पेपर वेट के तौर पे भी कभी कभार यूज़ कर लेते थे। एक दिन निकलते निकलते वहाँ से एक जौहरी निकले। उन्होंने वो पत्थर पड़ा हुआ देखा। अब उनको समझ थी कि वो पत्थर असल में है क्या। तो उन्होंने लाला जी से पूछा, भाई कहाँ से लिया? तो लाला जी ने कहा, भाई कोई किसान दे के गया और मेरे लिए तो ये एक शो पीस है। अब जौहरी ने क्या किया कि कुछ 1000 रुपए निकाले, किसान को दिए और वो पत्थर ले लिया। अब जौहरी ने उस पत्थर को प्रॉपरली तराश के लाखों में बेचा। अब एक ही पत्थर 3 लोगों के पास गया, क्या वैल्यू रही? जिसके पास उसको समझने के जितने साधन थे। अब आपके आसपास क्या है, आपके पास हीरा कौन सा है? ऑनलाइन या आसपास से जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है ना एस्ट्रोलॉजी की, वो हीरा है। अब आपके पास अगर उसको समझने का ज्ञान नहीं है ना, तो आप उसका अपने जीवन में उसको उतार नहीं सकते, उसको समझ नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारे श्रोता है ना, हमारे ऑडियंस है, 2 तरह के हैं। एक बहुत ज्ञानी लोग हैं जिनको सब कुछ आता है, लेकिन दूसरे वो भी लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक नॉर्म्स ना पता होने की वजह से एस्ट्रोलॉजी में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो या तो उसको समझ नहीं पाते, या समझते हैं ना मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो परेशानी में भी फंस जाते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाली इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बेसिक्स अगर आपको क्लियर होंगे ना, तो जितनी आपके आसपास इन्फॉर्मेशन है ना, आप किसान नहीं, आप किराने वाला नहीं, आप जौहरी बन सकते हैं, और आपके आसपास जो भी हीरा उपलब्ध है ना, आप उसको छान के अपने जीवन को संवार सकते हैं। और आज का वीडियो आपको एस्ट्रोलॉजी के वो सीक्रेट्स, वो बेसिक नॉलेज देने वाला, बड़े कम समय में देने वाला है, जिसके बाद एकदम से आपके आसपास जितने भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस होंगे ना, उनको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। खाली कुंडली कैसे देखें नहीं, आज के वीडियो में हम और बड़ा कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि आपकी राशि कौन सी है, जो सनसाइन आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, या कौन सी राशिफल होता है जो आपको देखना चाहिए, आपके लिए अप्रोप्रिएट है। आपको ये भी पता चलेगा दशा किसको कहते हैं, ये ढैया, साढ़े सत्ती, गोचर, राशि परिवर्तन, ये टर्म्स असल में होती क्या है, नक्षत्र क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ आपको पता चलेगी कि आपके बर्थ चार्ट में आपके प्लैनेट्स जो हैं किस भाव में बैठे हुए हैं, किस राशि में बैठे हुए हैं, या आपके जन्म कुंडली की ताकत क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये बहुत कम समय में मैं गागर में सागर भरने की कोशिश करूंगा। इसलिए कोशिश करिएगा नोट पैड साथ में लेके बैठिए, नहीं तो इस वीडियो को आप पॉज कर करके अपने नोट्स बना के देखिएगा, फिर देखिएगा कि आने वाले समय की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना, किस तरह से आपके लिए गोल्ड माइन साबित होने वाला। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कैसे सीखें, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो जन्म कुंडली की बात करें ना, जन्म कुंडली में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं बर्थ चार्ट में। आपको जो जन्म कुंडली दिखती है ना, उसमें एक के ऊपर एक के ऊपर एक 3 लेयर्स चिपकाई गई होती हैं, और वो जो तीनों लेयर्स का समरी है ना, वो आपको एज अ बर्थ चार्ट दिखती है। अपना बर्थ चार्ट आपने निकालना है ना, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में जाइए, मोबाइल फ़ोन के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाके आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल के आपका बर्थ चार्ट दिख जाएगा। लेकिन वो जो बर्थ चार्ट दिखेगा ना, वो दरअसल ये 3 लेयर्स जो होती है उसका संगम होता है। उसमें से जो फर्स्ट लेयर होती है ना, वो इस तरह की होती है। इसमें मैंने कोई नंबर नहीं लिखे हैं, इसमें मैंने कोई प्लैनेट नहीं लिखे हैं। क्यों? उसका भी पर्पस है कि ये जो लेयर होती है ना, इनको हम कुंडलियों के घर कहते हैं, हाउसेस। ये लेयर जो है, ये आप मान के चलिए कि कुंडली की इनविजिबल लेयर होती है, ये दिखती नहीं है पर होती है। अब इसमें आप हमेशा एक चीज मान के चलिएगा कि ये जो डायमंड जैसा फर्स्ट बॉक्स है ना, ये कुंडली का हमेशा ही फर्स्ट भाव रहेगा, पहला भाव। इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखूंगा, उसका आगे जाके रीजन आपको पता चलेगा। ये जो दूसरा होता है, ये कुंडली का दूसरा भाव होता है। ये जो है, ये कुंडली का
तीसरा भाव होता है। ये वाला जो डायमंड है ये कुंडली का चौथा भाव होता है, ये कुंडली का पांचवा, फिर ये कुंडली का छठा भाव, ये वाला बॉक्स कुंडली का सातवां भाव होता है, ये हमेशा ही कुंडली का आठवां भाव रहेगा, ये कुंडली का नौवां भाव रहेगा। मैं रोमन में इसलिए इन भावों को बता रहा हूं क्योंकि जो न्यूमेरिक सिस्टम है ना वो कुंडली की दूसरी लेयर है, अभी उस पर आएंगे। ये कुंडली का हमेशा 10वां भाव रहेगा, ये कुंडली का 11वां और ये कुंडली का 12वां भाव रहेगा। तो 3 लेयर्स में से ये जो लेयर है ना ये हमेशा फिक्स होती है, हमेशा ही फिक्स होती है। इस लेयर का एट्रीब्यूट जो है ना, आप ये मान के चलिए कि जैसे कोई सरकार है तो ये उसके 12 मंत्रालय हैं, अगर कोई ऑफिस है तो ये उसके 12 डिपार्टमेंट हैं, अगर आपका जीवन है ये आपके जीवन के 12 पहलू हैं। हर हाउस जो है ये आपके जीवन के किसी ना किसी एक पहलू को डिनोट करता है। ये जो फर्स्ट हाउस है जहां पे ऊपर मैंने रोमन में 1 लिखा हुआ है, इसको आपका लग्न बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा लग्न राशि, तो ये लग्न होता है। इसको आप समझ के चलिए कि ये आपकी कुंडली का हेडक्वार्टर होता है। आपकी नेचर कैसी है, आप दिखते कैसे हैं, आपके जीवन में आपका बिहेवियर या हैबिट पैटर्न कैसा है, सारी की सारी चीज़ें। एक तो आप जो भी इंफॉर्मेशन कुदरत की तरफ से बाय बर्थ लेके आए हैं, फिर आपका बचपन कैसा रहा, माहौल कैसा रहा, उसके बाद आप कैसे बने जो आज की डेट में हैं, यही बताएगा। दूसरा भाव जो है ये आपके पैसे से जुड़ा हुआ भाव होता है। इसको भाव कह लीजिए, हाउस कह लीजिए, घर कह लीजिए। आपने अपने आसपास वीडियोस में इन चीज़ों को ज़रूर सुना होगा। थर्ड हाउस जो होता है ये होता है आपके भाइयों बहनों का। थर्ड हाउस होता है आपके अंदर हिम्मत कितनी है। थर्ड हाउस होता है आप कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं। आज की डेट में जो इंसान कम्युनिकेट ढंग से नहीं कर पाता है ना, बोल के या मित्र बना के या नेटवर्किंग से, वो कामयाब नहीं हो पाता है। तो कोई इंसान कितना हिम्मती है, कैसे कम्युनिकेट करता है, ये सारी चीज़ें थर्ड हाउस से पता चलती हैं। फिर ये जो फोर्थ हाउस है ये होता है कोई इंसान जीवन में सुखी कितना रहेगा। ये फोर्थ हाउस मदर का भी कारक है। और फिफ्थ हाउस जो है इंसान की एजुकेशन, उस इंसान का अचानक से धन कमाने की जो लालसा अंदर जागती है ना, जल्दी इजी मनी कमा लूं, ये भी फिफ्थ हाउस से है। उसके जीवन में लव एंड रोमांस कितना रहेगा, ये भी 5वें घर से ही पता चलता है। फिर जो छठा घर आता है उसके दुश्मन कितने होंगे, सेहत कैसी रहेगी, बीमारियां लगेंगी, अगर लगेंगी तो कैसी लगेंगी, ये एनर्जी इस घर में होती है। और अगर उसकी कमाई खराब रही तो क्या उसको कर्जा लेना पड़ सकता है, कर्जा चुकेगा कि नहीं, ये छठे घर से पता चलता है। 7th हाउस होता है वाइफ का, जीवन साथी का। 8वां घर जो है इंसान का, ये होता है उसको जीवन में रेजिस्टेंस कितनी आएगी, अड़चने कितनी आएंगी, उसकी आयु का, एज का स्पैन कितना रहेगा, जिएगा कितना। 8वां घर होता है कि उसके जीवन में कभी क्या ऐसी मोमेंट्स आएंगी जब उसकी गुडविल खराब होगी, बेइज्जती होगी। 8वां घर होता है कि उसके जीवन में किस हद तक कुदरत ने अड़चने लिख के भेजी हुई हैं, सारी चीजें 8वें घर से पता चलती हैं। वो अपने जीवन में चेंज कितना हो सकता है, ट्रांसफॉर्म कितना हो सकता है, वो भी 8वां घर ही बताएगा। फिर 9वां घर, जिसके आगे मैंने रोमन में 9 लिखा हुआ है, ये होता है कि जीवन में उसको किस्मत का कनेक्शन कितना मिलेगा। 10वां घर होगा उसका करियर, करेगा क्या। 11वां घर होगा उस करियर से उसको इनकम कितनी आनी है। और 12वां घर होगा कि उसको अपने जीवन में अलग थलग अगर पड़ेगा तो किस हद तक पड़ेगा, लड़ाई झगड़े भी किस हद तक होंगे। या 12वां घर होता है फॉरेन जाके सेटल तो नहीं होगा, घर से दूर तो नहीं चला जाएगा। इवन 12वां घर जो होता है ना, जैसे 11वां घर इनकम का था, 12वां घर है खर्चे कितने होंगे, लॉसेस अगर होंगे तो कितने होंगे। अब देखिए ऑलमोस्ट जीवन के सारे एट्रीब्यूट इसमें आ गए। लेकिन नीड नॉट टू से कि अगर ये घर मदर का था तो 9वां घर जो है वो पिता का घर कहलाता है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है बर्थ चार्ट की, जो ऑल लेयर्स में से मैं आपको बता रहा हूं कि एक फर्स्ट लेयर थी। फर्स्ट लेयर में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घर जो है ये हमेशा ही रहेंगे। लेकिन अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि घरों के बीच में ऐसे नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन कई बार क्या होता है कि बर्थ चार्ट में इस तरह से नहीं, नंबर रैंडमली लिखे होते हैं। कैसे कि यहां पे मे बी 8 नंबर लिखा हो,
यहाँ पे 9 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो, इस तरह से नंबर बढ़ेंगे इसी तरह की सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे लग्न जो है, फर्स्ट हाउस जो है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। ये एक अलग फिनोमिना होता है कि लग्न कैसे डिसाइड होता है। लेकिन अभी क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म में एस्ट्रोलॉजी के बेसिक ट्रेड सीखने हैं ना, तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि लग्न डिसाइड कैसे होता है, वो आपका सॉफ्टवेयर आपके लिए कर देगा। लेकिन जो अंदर नंबर लिखे होते हैं ना, मैं नंबर्स के बारे में आपको बताऊं, जहां पे एक नंबर लिखा होगा वो हमेशा डिनोट करेगा कि इसका मतलब एरिस राशि है। राशियां, जी हाँ, राशियां क्या होती हैं आप समझ लीजिए कि आकाश का नक्शा, कहीं पे जाना हो तो नक्शा ही तो उस वहां पे आपको पहुंचाने का काम करता है ना। तो ज़ोडिएक में जब हम पैदा हुए, आकाश का एक नक्शा खींच लिया गया, वो आपकी जन्म कुंडली कहलाई। कौन सा ग्रह कहाँ पे था आकाश में चलते हुए, हमने एक तरह से कह लीजिए कि आकाश को कॉलोनीज में या मोहल्लों में बांट दिया। हर मोहल्ले का नाम जो होता है उसको राशि कहते हैं। तो आकाश में जब भी एरिस राशि है ना, उसको हम एस्ट्रोलॉजी में 1 नंबर से डिनोट करते हैं। 2 नंबर का मतलब होगा टॉरस, जहां पे 3 नंबर होगा वो होगा जेमिनाई यानी मिथुन। 4 नंबर का मतलब होगा कैंसर राशि यानी कर्क राशि। 5 का मतलब होगा लियो यानी सिंह राशि। 6 का मतलब होगा वर्गो यानी कन्या राशि। फिर 7 का मतलब जो होगा वो होगा तुला या आप लिब्रा इसको कह सकते हैं। 8 नंबर जो है वो है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 9 नंबर जो है वो है सेजिटेरियस यानी धनु राशि। 10 नंबर है कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। 11 नंबर है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। और 12 नंबर है पाइसेस यानी मीन राशि। इस तरह से 1 से लेके 12 तक राशियों के नंबर डिनोट होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे 8 ही लिख दिया था, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 12 घर पूरे हो गए। तो हमें ये क्या पता चला कि लग्न में हमें कौन सी राशि मिली, वृश्चिक राशि। यहाँ पे अगर 5 लिखा होता तो लग्न में हमें कौन सी राशि मिलती, सिंह राशि। अब जब आप अपने आसपास इंफॉर्मेशन में किसी से सुनते हैं कि ये राशिफल जो है लग्न राशि के अनुसार है, तो उसके मायने क्या होते हैं कि उनके फर्स्ट हाउस में, जहाँ पे मैंने रोमन में फर्स्ट लिखा था, वहाँ पे ये नंबर है। इसका मतलब है कि उनके लग्न में उनको वृश्चिक राशि मिली है, तो उनका जो भी नेचर रहेगी वो वृश्चिक राशि के अनुसार होगी। लेकिन कई राशि वाले जो हैं वो चंद्र राशि के अनुसार फलित बताते हैं। इसी वीडियो में अभी उसकी भी चर्चा करने वाला हूं। लेकिन अभी हम दूसरी लेयर पे रुके हुए हैं। फर्स्ट लेयर थी ये जो रोमन में मैंने हाउसेस लिखे थे, उसके ऊपर हमने जो नंबर प्लांट किए वो हैं राशियां। यानी हमने क्या देखा कि जो टॉरस यानी वृष राशि है जन्म कुंडली के 7वें घर में आई। कई बार कंफ्यूजन बेसिक लेमैन को कहां पे होती है, मैंने अगर कहा मंगल 10वें घर में, अब मंगल 10वें घर में का मतलब है कि रोमन वाले नंबर यहां पे मंगल होगा तो मंगल 10वें घर में कहलाएगा फर्स्ट हाउस से गिनती करके। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कई बार जहां पे 10 लिखा होता है उसको 10वां घर समझ लेते हैं। रॉन्ग। 10वां घर अगर बोला है तो उसका मतलब रहेगा कि हमेशा 10वां घर यही रहेगा। और अगर मैंने बोला है कि मकर राशि, तो उसका मतलब होगा जहां 10 लिखा हुआ है वो मकर राशि है। यानी जब भी हम नंबर्स में घरों की बात करेंगे तो वो फिक्स यही घर रहेंगे। जब सपोज करिए मैंने बोल दिया कि किसी का चंद्रमा जो है वो 6ठे घर में है, तो उसका ये मतलब नहीं है चंद्रमा यहां पे होगा। उसका ये मतलब है 1 2 3 4 5 और 6 चंद्रमा यहां पे होगा 6ठे घर में, मेष राशि में। हमने देखा था मेष का नंबर 1 है। ये है लेयर। और इसमें जब ऊपर प्लैनेट हम डाल देते हैं वो तीसरी लेयर कहलाती है। और जब जन्म कुंडली है, हाउसेस, फिर राशियां और फिर प्लैनेट, इन तीनों को जब मिला दिया तो ये बन जाती है जन्म कुंडली।
अब जन्म कुंडली में बारी आती है राशि की। राशि नॉर्मली बोलचाल में हम चंद्र राशि को बोलते हैं। जन्म कुंडली में जैसे मंगल है, चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, 9 ग्रह होंगे, राहु है और केतु है। इस तरह से जन्म कुंडली में अलग अलग प्लैनेट होंगे, लेकिन जहां पे चंद्रमा होंगे वो आपकी चंद्र राशि कहलाएगी। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक बर्थ चार्ट है, उस बर्थ चार्ट में आप देखिए हम रैंडमली तुला लग्न का बर्थ चार्ट लेते हैं। अब तुला लग्न का बर्थ चार्ट क्या है? लग्न फर्स्ट हाउस, इसमें 7 नंबर लिखेंगे तो 7 नंबर हमें पता है लिब्रा या तुला का होता है। अब यहां पे हमने 7 लिखा। अब इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हुए 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब तक हमें पता चल चुका है 12 हाउसेज या भाव होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं, लेकिन राशियां रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं जन्म समय के अनुसार। एक दिन में एक लग्न राशि 2 घंटे तक रहती है। 24 घंटे में 12 बार लग्न राशियां चेंज होंगी तो 2-2 घंटे एक लग्न राशि रहेगी। आपका सॉफ्टवेयर ये चीज़ें आसानी से आपको बता देगा। अब यहाँ पे सपोज करिए किसी इंसान को चंद्रमा यहाँ पे मिला, तो उनकी जो राशि बनेगी वो क्या बनेगी? 4 नंबर आप देखिए क्या है? कैंसर यानी कर्क राशि। अब अगर कोई आपको अपने आसपास राशिफल ऐसा मिलता है जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, तो आप कर्क राशि के अनुसार देखेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं से कोई कह रहा है कि आपका ये राशिफल आपकी लग्न राशि के अनुसार है, तो फिर आप तुला के अनुसार देखेंगे। लग्न बताता है कि आपके जीवन में क्या होगा, लेकिन चंद्र राशि बताती है आपके जीवन में कब होगा। क्या और कब का फर्क है, यानी जो भी राशि लग्न में है वो बताएगी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेकिन जहां चंद्र है वो राशि बताएगी व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन। ये एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क होता है लग्न राशि में और चंद्र राशि में। हालांकि किसी इंसान की जो नेचर होती है वो इन दोनों का एक मिक्स ही इंसान को मिलती है। हर राशि की अपनी एक नेचर होती है। तो मैं अगर चीज़ों को अभी बहुत सिंपल रखूं तो जन्म कुंडली में जो लेयर्स हैं उनको एक बार फिर से आप फटाफट देख लीजिए ताकि हम अगली चर्चा पे आगे बढ़ सकें। तो 3 लेयर्स हैं। इनमें से पहली लेयर है हाउस, दूसरी लेयर है राशि और तीसरी लेयर है प्लैनेट्स यानी ग्रह। और एक बर्थ चार्ट में जब ये तीनों लेयर सामने आ जाती हैं तो हम कहते हैं जन्म कुंडली है। तो इस तरह से अभी तक आपको ये क्लियर हो गया है कि अगर जन्म कुंडली में हम कहते हैं कि कोई प्लैनेट 11वें घर में है तो 11वां घर हमेशा ये रहेगा, यहाँ पे नंबर जो मर्जी लिखा हो, जहाँ पे नंबर लिखा होता है वो घर नहीं होता है। ये सरल भाषा में जान लीजिए। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि बर्थ चार्ट में दशा क्या होती है और दशा सिस्टम जो होता है वो होता ही क्यों है। अब यहाँ पे क्या है कि क्यों होगा या क्या होगा वो लग्न बताता है, लेकिन कब होगा आपको पता है चंद्र बताता है। तो चंद्रमा बर्थ चार्ट पे जहाँ पे भी होता है ना, अब आकाश की बात करें ना तो जहाँ 12 राशियाँ मैंने बोली हैं, राशियाँ तो एक काल्पनिक एरिया हमने बनाए सितारों के अपने नेचर के अनुसार। कौन से सितारे? सितारों के समूह हैं आकाश में। कोई सितारा किसी तरह की शेप बना रहा है, कोई सितारा, हमने बचपन में किताबों में भी पढ़ा हुआ है कि स्टार्स की जो शेप है कॉन्स्टलेशंस की वो अलग अलग होती है। इन्हीं कॉन्स्टलेशंस को नक्षत्र बोला जाता है। तो इसके बाद बारी आती है दशा की। अब दशा कैसे निकाली जाती है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस विषय है, उस पर ना जाके मैं आपको बता दूं कि 120 साल तक ह्यूमन लाइफ मानी गई है और जो दशा सिस्टम है वो 120 साल का ही माना गया है। हमेशा किसी भी समय पे आप लगा के चलिए किसी ना किसी ग्रह की दशा इंसान की चल ही रही होती है और उसमें हर ग्रह को अलग अलग समय दिया जाता है। जैसे कि अगर शुक्र होंगे तो उनकी 20 साल की दशा होती है, शनि होंगे तो उनकी 19 साल की दशा होती है। लेकिन बिल्कुल इसके उल्टा चले, सूर्य जो हैं उनकी दशा जो है केवल 6 साल की होती है। ये अनइवन ईयर्स होते हैं, लेकिन इनका सम टोटल बाकी सभी ग्रहों का मिला है ना तो वो बनता है 120 साल। और जब भी किसी भी ग्रह की दशा चल रही होती है ना, आप सरल भाषा में समझ लीजिए
वो ग्रह अब आपके थ्रू बातें कर रहा होता है। जब भी आपकी शुक्र की दशा चलेगी ना 20 साल तक, 20 साल तक आप क्वालिटी पसंद बनोगे, 20 साल तक आप अपने जीवन को सजाने की तरफ सोचोगे, जीवन को बेहतर कैसे किया जाए। लेकिन जब भी शनि की दशा चल रही होगी, शनि का कारक क्या है, शनि का नेचर क्या है, शनि का नेचर है चीजों की कमी, तब आप कमियों के बारे में सोच रहे होगे, तब आप फलानी कमी को पूरा कैसे करना है ज्यादा से ज्यादा वही सोच रहे होगे जब शनि की दशा चलेगी। सूर्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। 6 साल सूर्य चलते हैं ना, इंसान अपना पर्पस ढूंढना शुरू कर देता है। केतु क्या है, डिटैचमेंट। जब केतु चलेंगे ना 7 साल तक केतु चलेंगे, वो 7 के 7 साल ना इंसान बड़ी सारी चीजों से डिटैच हो जाएगा। राहु जब चलेगा तो राहु भ्रम की स्थिति भी देता है, राहु क्रिएटिवनेस भी देता है। तो राहु की जब 18 साल की दशा चलेगी, उन समय में ज्यादातर इंसान के एट्रीब्यूट जो है ना शॉर्टकट्स अपनाने की तरफ, चीज़ों में गलतफहमी की तरफ, या अचानक से कई नई चीज़ों के आविष्कार की तरफ, इन्वेंशन की तरफ हो जाते हैं। तो दशा जो मेनली होती है ना, वो दशा क्या करती है, प्लेनेट के अनुसार इंसान बिहेव करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, साढ़े सत्ती, ढैया, एक आपने वर्ड सुन रखा होगा गोचर। वो क्या होता है? जब आप पैदा हुए, आकाश का नक्शा खींचा, वो नक्शा आपकी जन्म कुंडली कहलाई। लेकिन प्लेनेट तो आगे चलते ही रहे ना, तो आज की डेट में प्लेनेट कहाँ पे हैं, वो गोचर होता है। सपोज करिए कि पैदाइश के समय किसी इंसान को शनि जो है वो 5वें घर में मिले, मिथुन राशि में मिले। वो हो गया कि वो इंसान जब पैदा हुए थे तब शनि मिथुन राशि में चल रहे थे, और उस इंसान को यहां से शुरू करके गिने तो 5वें घर में शनि मिले। लेकिन आज की डेट में शनि जैसे कि कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो उस इंसान के आज की डेट में शनि यहां पे होंगे जब हम बर्थ चार्ट को देखेंगे। तो इसका मतलब यह है, गोचर का मतलब क्या होता है कि उसके जन्म के कंपैरिजन में प्लेनेट आज कहां पे पहुंचा हुआ है, वो प्लेनेट जो है उसके जन्म के कंपैरिजन में उसको रिजल्ट देगा। इस बात को और सरल कर लूं तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आज आप टूर पे निकले, आप अपने घर से कितनी दूर हैं, आप अपने घर में कब तक वापस पहुंच पाएंगे, या आप अपने घर से दूर क्या कमाने गए हैं, ये गोचर कहलाता है। ये आपका घर है और चलते चलते प्लेनेट जहां पे जा रहा है, इस घर के प्रति कोई ना कोई कमाई कर रहा है। यहां पे जाएगा तो इस घर के प्रति करियर की कमाई करेगा, जैसा कि आपको पता है। यहां पे जाएगा तो इस घर के प्रति इनकम की कमाई करेगा। तो गोचर क्या होता है, चलते चलते आपके जन्म कुंडली के अनुसार जो भी प्लेनेट फल देते हैं उसको गोचर बोला जाता है। तो साढ़े सत्ती और ढैया ये भी गोचर का पार्ट होते हैं, ना कि दशा का। लोग कहते हैं कि शनि की दशा भी चल रही है, शनि की साढ़े सत्ती भी चल रही है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। चलते चलते शनि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आएंगे, वो साढ़े सत्ती ढैया कहलाता है। साढ़े सत्ती ढैया पे मेरा अलग से एक बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है, उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए एक चीज़ को याद रखिए, गोचर क्या है कि चलते चलते प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट के अनुसार किसी एंगल पे पहुंचते हैं ना, आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं, उसको गोचर कहा जाता है। और चलिए अब अंत में बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सन साइन क्या होता है और उनकी राशि क्या होती है। क्योंकि नॉर्मली लोग न्यूज़पेपर में जब भी राशि वगैरह पढ़ते हैं ना, तो अपनी राशि को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं। राशि को लेके लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं, पहले वो सुन लीजिए। सबसे पहले लोग अपने नाम के अनुसार जो राशि होती है उसी को अपनी राशि मानते हैं, और दूसरे लोग हैं जो मंथ के अनुसार, क्योंकि कई न्यूज़पेपर में वो ऐसी राशियां पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि 21 मार्च से 21 अप्रैल के बीच में जो पैदा हुए लोग हैं उनकी फलानी राशि है, लोग उसको भी मानते हैं, उसको सन साइन बोला जाता है। तीसरी तरह की राशि होती है कि बर्थ चार्ट में जहां पे आपके चंद्रमा हैं वो आपकी राशि हो। इन तीनों में से ये दोनों बिल्कुल गलत हैं, और जहां पे आपके चंद्रमा है केवल आपको उसी को अपनी राशि मानना चाहिए। जो सूर्य राशि होती है ना, जिसको हम ये वाली राशि, इसको हम सन साइन बोलते हैं। सन साइन, सन साइन जो है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पश्चिमी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, जिसके रूल्स अलग हैं, जिसका फलित अलग है, और ये इस जन्म कुंडली के अनुसार वो राशि कभी काम नहीं करती है, क्योंकि उनका कैलकुलेशन का सिस्टम ही अलग है। आपके लिए फिलहाल इस चार्ट को देखकर अगर आप सनसाइन को मानेंगे तो वो केवल एक गॉसिप भर होगा। तो आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी चंद्रमा है, जिस नंबर के आगे कॉरेस्पॉन्डिंग, केवल उसी को राशि मानिए। आपका जो भी नाम है वो भी राशि मत मानिए, क्योंकि उससे भी केवल आपके मन में गलत फहमियां पैदा होंगी। उसका एक अलग इतिहास है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है,
वो आपके राशि देखने में कभी भी लागू नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं। बर्थ चार्ट क्या है? 3 लेयर्स का संगम। और हाउस क्या है? ये फिक्स होते हैं और जिसके आगे जो नंबर लिखे होते हैं वो राशियां होती हैं। और आपको राशि कौन सी माननी है? जहां पे चंद्रमा है। और दशा अलग होती है और जो प्लैनेट चल रहे होते हैं लगातार उसको गोचर कहा जाता है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार या 3 बार एक रिपीट करके देख लेंगे ना, तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आपको अपना बर्थ चार्ट जो है ना बाकियों का कंपैरिजन में कहीं अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। खाली यही नहीं, फिर आपको जो भी हीरा मिलेगा ना, आप उसके बदले में अनाज नहीं लेके आओगे, जोहरी की तरह उस हीरे का सही मोल लगाओगे। यानी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ना, अब आपका दिमाग उसको कहीं अच्छी क्वालिटी से प्रोसेस करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को ढंग से देखिए। आपको लगता है कोई और भी इंसान एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहता है तो इस वीडियो को उनसे भी शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी को आप विधिवत सीखना चाहते हैं तो मेरा एस्ट्रोलॉजी का ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि एस्ट्रोलॉजी की सारी गहराइयों में आप गोता लगा के एस्ट्रोलॉजी के मोती ढूंढ के लेके आ सकें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।